एक सुनसान पहाड़ी सड़क, घने तूफानी बादल और एक खतरनाक गलती सब कुछ बदल देती है। जेम्स साइलेंट हिल वापस जाने का एक डरावना सफर शुरू करता है, जहां मॉन्स्टर, गिल्ट और डरावने राज उसका इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी पहाड़ों के पास एक सड़क पर शुरू होती है। जेम्स अपनी कार खतरनाक स्पीड से चला रहा है। जब एक सेकंड के लिए उसका ध्यान भटकता है तो वो अपने सामने वाले ट्रक को लगभग मिस कर देता है, इसलिए उसे उससे बचने के लिए अचानक मुड़ना पड़ता है और कुछ सूटकेस पर गाड़ी चढ़ा देता है। मैरी अपना सामान उठाने के लिए दौड़ती है और जेम्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि वे काफी तेज नहीं है और बस उसके बिना ही चली जाती है। उसका ओरिजिनल प्लान शहर जाने का था, लेकिन अब उसके पास अपने होमटाउन साइलेंट हिल लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जेम्स माफी के तौर पर उसे वहां ले जाने का ऑफर देता है। उसी पल हवा चलने लगती है और बादल सूरज को ढकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैरी बताती है, ये साइलेंट हिल का गर्मियों का तूफान है। अचानक मैरी पानी के नीचे डूबती हुई दिखती है। तभी बहुत नशे में धुत जेम्स एक क्लब में जाग जाता है। उसका फोन बजता रहता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है और पीता रहता है। एक वेट्रेस उसे बताती है कि उसके जाने का टाइम हो गया है, इसलिए जेम्स खड़ा होता है और गलती से उससे टकरा जाता है, जिससे उसके कुछ गिलास गिर जाते हैं। बाउंसर जेम्स को बाहर निकालने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जेम्स उसे टेबल पर धकेल देता है। फिर वो अपना बचता हुआ फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंसर उसे पीछे से पकड़ लेता है। जेम्स उसे हटाने के लिए उसके सिर पर मारता है। तभी दो और बाउंसर उसे पकड़ लेते हैं और आखिर में उसे कूड़े के ढेर पर फेंककर क्लब से बाहर निकाल देते हैं। फोन फिर बजता है और जेम्स आखिरकार फोन उठाता है। यह उसका थेरेपिस्ट एम है, जो ये सुनकर निराश है कि वो नशे में है और उसे याद दिलाता है कि उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। एम उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है, कल उसके अपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट है। जेम्स मैरी की बनाई अपनी पेंटिंग देखता है और उसका चेहरा उसके दिमाग में घूम जाता है। वो भूलने के लिए और पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आखिरी बोतल खाली है। वो उसे जमीन पर फेंक देता है और उसे लुढ़कते हुए देखता है जब तक कि वो उसके नाम वाले लिफाफे के पास रुक नहीं जाती। जेम्स लेटर खोलता है और यह पढ़कर चौंक जाता है कि यह मैरी का है। वो जानती है कि उनके ब्रेकअप को बहुत समय हो गया है, लेकिन कुछ हुआ है, इसलिए उसे साइलेंट हिल में अपने पुराने घर आने की जरूरत है। जेम्स आधी रात को तेज तूफान में साइलेंट हिल जाने का फैसला करता है। जब वो पहाड़ी टनल तक पहुंचता है तो वो बंद पाती है। वो बस स्टेशन वापस जाता है और रात को सोने के लिए कार पार्क करता है। उसके सपने मैरी के साथ उसकी जिंदगी की यादों से भरे हैं। उसे घर छोड़ने के बाद वे डेटिंग करने लगे और उसने उसके साथ साइलेंट हिल में रहने का फैसला किया। कभी कभी जब वे किस करते थे तो उसकी नाक से खून उसके चेहरे पर टपकता था। आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया और जेम्स शहर वापस चला गया, जहां वो शराबी बन गया। सुबह जेम्स साइलेंट हिल तक का बाकी रास्ता पैदल चलने का फैसला करता है। थोड़ी देर जंगल में भटकने के बाद वो देखता है कि उस क्षेत्र में कोहरा छाया हुआ है और आसमान से राख गिर रही है। पास ही एंजेला नाम की एक महिला कुछ भारी बैग ले जा रही है और जेम्स से उसकी मदद करने के लिए कहती है। वो राख के बारे में पूछता है तो एंजेला बताती है, गर्मियों में आग लगी थी जिसने जंगल को जला दिया था और बारिश होने तक नहीं रुकी थी। जल उपचार संयंत्र बाढ़ से डूब गया था और पानी दूषित हो गया था, इसलिए लोगों ने शहर छोड़ दिया। जेम्स ने मैरी के बारे में सोचते हुए वैसे भी अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। जब वो उसके साथ रहने को तैयार हुआ तो उसने स्वीकार किया कि वो चिंतित थी कि उसका असली स्वभाव उसे डरा देगा। हालांकि जेम्स ने हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया। बहुत चलने के बाद जेम्स आखिरकार साइलेंट हिल पहुंचता है, जो राख और कोहरे से ढका हुआ है। जेम्स चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। अचानक उसे म्यूजिक सुनाई देने लगता है, इसलिए वह आवाज का पीछा करते हुए एक टनल में पहुंच जाता है जहां एक रेडियो बज रहा होता है। जमीन पर एक कंबल भी है जिसके नीचे एक आदमी लेटा है। जब जेम्स बात करने की कोशिश करता है तो उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है और रेडियो काम करना बंद कर देता है। उसी समय एक होबो कंबल से बाहर कूदता है और जेम्स को बताता है कि वे वापस आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा बताने से मना कर देता है। इसलिए जेम्स टनल से बाहर भाग जाता है। फिर जेम्स को माँ का फोन आता है, लेकिन वो उसकी डांट को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो देखता है कि एक नाइट क्लब के दरवाजे के ऊपर एक साइन चमक रहा है। इस बीच होबो को टनल के एंट्रेंस पर लाइंग फिगर नाम का एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। जब जेम्स नाइट क्लब में घुसता है तो उसे वो समय याद आता है जब मैरी उसे यहाँ लाई थी और अपने दोस्तों से मिलवाया था। सभी लोकल लोग उसे जानते थे क्योंकि उसके पिता ने ये शहर बनाया था और उन्हें मकसद दिया था। अचानक जेम्स होबो की चीख सुनता है और उसे देखने के लिए वापस दौड़ता है तो देखता है कि उसकी बॉडी जमीन पर बिखर रही है। रेडियो पर स्टैटिक आवाजें बजने लगती हैं और जेम्स उस लेटे हुए आदमी को अपनी ओर आते देखकर चौंक जाता है।
वो जीव अपनी छाती खोलता है और एसिड उगलने लगता है, इसलिए जेम्स जल्दी से उससे बचता है और उसे नीचे लाने के लिए एक टूल फेंकता है। फिर वो मॉन्स्टर एक वैन के नीचे रेंगता है और सीवा में गायब हो जाता है। इसके बाद रेडियो एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट बजाना शुरू करता है जिसमें सभी रहने वालों को खाली करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एक अलार्म बजता है जो पूरे शहर में बजने लगता है और इमारतों में जमीन पर गहरा अंधेरा छा जाने पर सड़क पर कई झूठे लोग दिखाई देते हैं। जेम्स तुरंत रेडियो पकड़ता है और भागने लगता है। सभी झूठे लोगों और उसे रोकने की कोशिश कर रहे एसिड शॉट से बचता है। बहुत दौड़ने के बाद जेम्स ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे इलाके के सभी चूहे भाग जाते हैं। वो डर के मारे देखता है कि क्रीपर्स नाम के कुछ अजीब कॉकरोच एक ग्रिल से निकलते हैं और एक चूहे पर हमला करके उसे अपने घोंसले में ले आते हैं। एक कॉकरोच जेम्स के पास भी आता है जो उसे तुरंत जमीन पर पटक देता है। अचानक सैकड़ों क्रीपर्स बाहर आते हैं और जेम्स का पीछा करते हैं, जिसे एक अनजान गली में भागते रहना पड़ता है। वो देखता है कि क्रीपर्स एक झूठे व्यक्ति पर सफलतापूर्वक हमला कर रहे हैं। वो फिर से गिर जाता है और गलती से टूल गिरा देता है, लेकिन वो उसे वापस नहीं ले पाता क्योंकि क्रीपर्स तेजी से उस पर से चलते हैं। आखिरकार उसे एक बाड़ मिलती है और वो एक छेद से चलकर उसे पार करने में कामयाब हो जाता है। क्रीपर्स बाड़ पर चढ़ने लगते हैं और उसे भागते हुए देखते हैं। फिर जेम्स एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसता है और कुछ लकड़ी के तख्तों से दरवाजा बंद कर देता है। जल्द ही क्रीपर्स आ जाते हैं और कांच पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वे अंदर नहीं जा पाते, इसलिए वे बस घूरते रहते हैं। जैसे ही जेम्स इधर उधर देखता है, उसके पीछे एक खून से लथपथ औरत दिखाई देती है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो जा चुकी होती है। वो अपने फोन की टॉर्च सीढ़ियों की ओर करता है और एक आदमी को गायब होते हुए देखता है। जेम्स सोचता है कि क्या वो मैरी थी और उसे वो दिन याद आता है जब वे इस बिल्डिंग में आए थे। वो सीढ़ियां चढ़कर अगले फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन अगली सीढ़ियां एक गेट से बंद मिलती हैं। फिर जेम्स एक अपार्टमेंट में घुसता है और उसे एक चमकता हुआ टीवी मिलता है। उसके बगल में एक बॉक्स में 27 महीने के लेबल वाले कई टेप हैं। जैसे ही वो पास आता है, उसे खून से सने हाथ किसी बॉडी को छूते हुए दिखते हैं और वो घुटनों के बल गिर जाता है क्योंकि एक तेज आवाज से उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है। यह नज़ारा जारी रहता है, इसलिए जेम्स माँ को कॉल करके बताता है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एम जानना चाहती है कि वो कहाँ है, लेकिन जेम्स बस इतना कहता है कि वो पास पहुंच रहा है। उसी समय कॉल खत्म हो जाती है क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर जेम्स बालकनी की ओर भागता है और अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट में अपने सिर पर बारिश गिरती हुई महसूस करता है। वहाँ एक परछाई इंतजार कर रही है। इस बीच एम जेम्स को कॉल करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो एक अजीब कॉल करती है जिसमें कहती है कि उसके मरीज ने प्रोसीजर तोड़ा है, इसलिए उसे वेलनेस चेक की ज़रूरत होगी। इसके बाद जेम्स अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए बालकनी चढ़ता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि यह सिलुएट एक मैनिकिन के ऊपर पतंगों का झुंड है। वो मैनिकिन की ड्रेस देखता है और याद करता है, मैरी के पास भी ऐसा ही एक मैनिकिन था। पीछे एक लाइट है, इसलिए जेम्स उसका पीछा करता है और एक टॉर्च ढूंढता है जो एक बहुत ही डरावनी जगह लगती है जिसमें एक प्लास्टिक के सिर के अंदर और भी पतंगे हैं। इससे एक और याद ताज़ा हो जाती है। एक दिन जब वो किराने की दुकान से वापस आया तो जेम्स ने मैरी को अंधेरे में एक गोथिक भीड़ से घिरा हुआ पाया। वे उसे बता रहे थे कि प्यार किसी का भी दिमाग घुमा सकता है और उन्हें उसका फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। जैसे ही उन्होंने जेम्स को उन्हें देखते हुए देखा, उन्होंने पर्दे खोल दिए और उसके साथ दोस्ताना बर्ताव किया। अपार्टमेंट छोड़ने से पहले जेम्स घबरा गया क्योंकि ये अजीब लोग बिना बताए उनके अपार्टमेंट में आते रहते थे, लेकिन मैरी ने उनका बचाव करते हुए कहा कि उसके पिता की मौत के बाद से वे ही उसके परिवार के इकलौते सदस्य हैं। उसने गले लगाकर माफी मांगी, लेकिन जब उसने मंदिर और उसके अंदर सिर देखा तो वो फिर से डर गया। मैरी ने तुरंत मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और जेम्स से कहा कि वो इसके बारे में न सोचे, और किस करके उसका ध्यान भटका दिया। अभी जेम्स को ब्रुकहेवन हॉस्पिटल से एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है जिसमें एक्यूट अस्थमा अटैक का जिक्र है और मैरी का नाम है। उसी समय उसे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जांच करने जाता है। बाथरूम में उसे बीमार दिखने वाला एडी टॉयलेट में उल्टी करता हुआ मिलता है। एडी सोचता है कि जेम्स बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, तो जेम्स बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, जिससे एडी हंस पड़ता है। ये बताने के बाद कि कोई नहीं बचा है, एडी बताता है कि कुछ बड़ा हुआ जिससे आग लग गई, पानी गंदा हो गया और सब पागल हो गए। सड़कों पर लोग खून से लथपथ मर रहे थे और फिर मॉन्स्टर दिखने लगे। एडी जेम्स को उसके हाथ पर एक सड़ता हुआ घाव दिखाता है और कहता है कि वो लकी है। अचानक उन्हें दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो आदमी उसे ढूंढने जाते हैं। वे एक कोने से मुड़ते हैं तो देखते हैं कि कॉरिडोर सलाखों से बंद है। दूसरी तरफ वे लॉरा को चिपने की कोशिश करते हुए देखते हैं। एडी को लगता है कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए,
लेकिन जेम्स सलाखों के बीच से हाथ बढ़ाकर उसे अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जब लॉरा उसका हाथ पकड़ने वाली होती है तो रेडियो चीखने लगता है और उन्हें कॉरिडोर के आखिर में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एडी जोर देता है कि उन्हें जाना है और जेम्स के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन वह लड़की के बिना जाने से मना कर देता है। जैसे ही आवाज पास आती है, एडी लॉरा पर चिल्लाता है कि वो उसे फिर से छिपा दे। फिर वो जेम्स को लात मारता है और भाग जाता है। जब जेम्स ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि आवाज पिरामिड हेड और उसकी बड़ी तलवार से आ रही है। पिरामिड हेड सलाखों के बीच से हाथ डालकर जेम्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जो तुरंत भागने लगता है, जबकि पिरामिड हेड सलाखों को तोड़ने के लिए उन पर सिर मारना शुरू कर देता है। जेम्स को एक मैनिक्विन मॉन्स्टर मिलता है। वो उसे देखने के लिए मुड़ता है, तभी उसका सिर गिर जाता है और फर्श पर लुढ़क जाता है। उसकी आंखें जेम्स को देखती हैं क्योंकि शरीर एक मकड़ी में बदल जाता है। जेम्स तेजी से फिर से भागता है, जबकि मैनिक्विन अपना सिर लगा लेता है और उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं। दूसरे दरवाजे से घुसने के बाद जेम्स एक अपार्टमेंट में घुसता है, लेकिन सभी खिड़कियां बंद पाता है। वो मैनिक्विन स्पाइडर को अपनी ओर आते हुए सुन सकता है, इसलिए वो एक अलमारी में छिप जाता है और दीवार में एक दरार से मॉन्स्टर को देखता है। जैसे ही मकड़ी खोजना शुरू करती है, अपार्टमेंट पिरामिड हेड में घुस जाता है। मकड़ी तुरंत उस पर कूद पड़ती है, लेकिन पिरामिड हेड उसे आसानी से टेबल पर धकेल देता है और अपनी तलवार से उसके हाथ पैरों पर मारता है। फिर वो मकड़ी को पीटना शुरू कर देता है और जेम्स को चीखने से बचने के लिए अपना मुंह ढकना पड़ता है। इसके बाद पिरामिड हेड अलमारी खोलता है और जेम्स को ध्यान से देखता है, जो हेलमेट के अंदर इंसानी आंखें देख सकता है। अचानक शहर का अलार्म बजने लगता है और दोनों दर्द से चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़ लेते हैं। घंटों बाद जेम्स अलमारी में अकेला उठता है। वो बाहर आता है और देखता है कि जगह नॉर्मल दिख रही है। एंजेला भी फर्श पर लेटी हुई है। जब एंजेला उसे बताती है कि वो उसे नहीं बचा सकता, तो वो बेचैन होकर उसके पास आता है और उससे जवाब मांगता है, लेकिन एंजेला उसे चाकू से दूर रखती है। फिर वो रोते हुए गिर जाती है। जेम्स बिल्डिंग से बाहर भागता है और एक दीवार के ऊपर उसे लॉरा मिलती है, जो उससे नीचे कूदने से पहले उसे पकड़ने के लिए कहती है। उसके हाथ में एक गुड़िया है और वो कहती है कि मैरी ने उसे ये दी थी। जब जेम्स डिटेल्स पूछने की कोशिश करता है तो लॉरा कुछ देखती है और भागने लगती है। जेम्स उसका पीछा करता है। उसे पता नहीं होता कि पार्क में कोहरे में कोई आदमी दिख रहा है। लॉरा एक भूल-भुलैया में घुस जाती है और जेम्स उसका पीछा करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह जल्द ही खो जाता है। अचानक मारिया उसके पीछे आती है और उसके प्लान के बारे में पूछती है। वो उसकी मदद करने का फैसला करती है क्योंकि वो हफ्तों में पहला नॉर्मल आदमी है जिसे उसने देखा है और संख्या में ही ताकत होती है। वे भूल-भुलैया से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब वे सड़क पर पहुंचते हैं तो रेडियो फिर से चीखने लगता है क्योंकि पास में एक लेटा हुआ आदमी दिखाई देता है। दोनों एक कार के पीछे छिप जाते हैं और मारिया जेम्स का हाथ पकड़ लेती है। वो जानवर जमीन पर थोड़ा एसिड उगलता है और फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों बाहर आते हैं और जेम्स को एक बिल्डिंग दिखती है जिससे एक और याद ताज़ा हो जाती है। एक दिन जब वो शहर में घूम रहा था तो उसने देखा कि मैरी को उसके डरावने दोस्त घसीटकर ले जा रहे हैं। वो उनके पीछे एक गली में गया जहां उसे पोस्टरों से ढकी एक बाड़ मिली। उसने कागज फाड़ दिया और बाड़ को धक्का देकर आगे निकल गया, लेकिन दूसरी तरफ एक और बाड़ मिली। फिर उसने जमीन से धुआं निकलते देखा तो उसने सारा कचरा हटाकर एक सीक्रेट हैच देखा जिस पर अजीब निशान थे। उसने एक बटन दबाकर उसे खोला और सीढ़ियों से नीचे गया तो उसे कई सुरंगें मिली जहां से उसे डरावने लोग नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे थे। अभी मारिया जेम्स को हॉस्पिटल ले जाती है जहां उसे मरीजों की फाइलें मिलती हैं और मारिया को मेडिकल नोट्स वाले बहुत सारे टेप मिलते हैं। डॉक्टर की आवाज कुछ लक्षण बताती है और उन्हें किसी अनजान चीज के संपर्क में आने का दोषी ठहराती है। रिकॉर्डिंग मैरी से उसका नाम पूछने के साथ खत्म होती है। मारिया जेम्स को बताती है कि एक पंत के बारे में अफवाहें थीं जो मैरी के पिता की मौत के बाद भी उनकी पूजा करते थे। अगले टेप में डॉक्टर एक दवा का जिक्र करता है जिसे मैरी सालों तक पीती थी और उसने माना कि इससे उसे पूरा महसूस होता था। ये सब जेम्स को याद दिलाता है कि उसने सुरंगों में क्या देखा था। भीड़ ने काले कपड़े पहने हुए थे और नकाबपोश मैरी को एक छोटी बोतल से कुछ पिला रही थी। फिर उन्होंने उसकी बॉडी को जमीन पर उतारा और उसका फ्लूइड पीना शुरू कर दिया। किसी ने सब कुछ वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए रस्में उन टेप पर थीं जो उन्होंने पहले देखी थी। जेम्स को एक और सिरदर्द होता है और वह अपनी यादों से बाहर आ जाता है क्योंकि शहर में फिर से सायरन बजता है। जब उसका हाथ फर्श को छूता है तो कमरे में अंधेरा फैलने लगता है जिससे सब कुछ सड़ा हुआ लगता है। मारिया जेम्स को कमरे से बाहर खींचती है, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें बिल्डिंग का आधा हिस्सा तबाह और आग में डूबा हुआ मिलता है। व्हीलचेयर से मेटल बार लेने के बाद मारिया और जेम्स दूसरे कॉरिडोर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं।
वे मॉन्स्टर्स वाले कई कमरों से भागते हैं और आखिर में बबल हेड नर्सों से भरे एक कमरे में घुस जाते हैं। वे सभी औजार पकड़े हुए हैं और पहले तो जमे हुए लगते हैं। अचानक एक नर्स स्ट्रेचर पर पीटना शुरू कर देती है, जिससे बाकी लोग जाग जाते हैं। नर्सें मारिया और जेम्स का पीछा करना शुरू कर देती हैं, जो सबसे पास के दरवाजे से गुजरते हैं और जितनी तेजी से हो सके भागते हैं। आखिरकार वे एक लिफ्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन बटन दबाने से कुछ नहीं होता। जेम्स लड़ने का फैसला करता है और नर्सों के सिर पर मेटल बार मारकर उन्हें नीचे गिराना शुरू कर देता है। एक नर्स फिर भी लिफ्ट में घुस जाती है और जेम्स के मारिया को बाहर फेंकने से पहले उसे चाकू मार देती है। फिर वो फिर से बटन दबाता है और लिफ्ट आखिरकार अपने दरवाजे बंद कर देती है, जिससे कुछ नर्सों के हाथ टूट जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, जेम्स देखता है कि मारिया के घाव से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। लिफ्ट अटक कर रुक जाती है, इसलिए जेम्स को उसे फिर से खोलने के लिए मेटल बार का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मैरी को उठाता है और उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां वो उसके घाव के लिए कुछ बैंडेज लेता है। मारिया को लगता है कि जिस तरह से वो उसे देखता है, उससे वो काफी हद तक मैरी जैसी दिखती है। जेम्स असहज हो जाता है और मारिया से कहता है कि जब तक वो अगली मंजिल देख रहा है, तब तक वहीं इंतजार करे। सीढ़ियों के ऊपर जेम्स को एक बंद दरवाजा मिलता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है, तो लॉरा उसके पीछे आ जाती है और उसे अपनी गुड़िया दिखाती है, जो अब बहुत डरावनी लग रही है और एक असली बच्चे की तरह रो रही है। लॉरा मैरी को छोड़ने के लिए जेम्स पर चिल्लाती है, जिससे जेम्स को मैरी को उनके अपार्टमेंट में अकेला छोड़ने की याद आ जाती है। फिर लॉरा कहती है कि उसे मैरी को ढूंढना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और भाग जाती है। जेम्स लड़की का पीछा करता रहता है जब तक वो कमरा 318 में छिप नहीं जाती। जब जेम्स उसी कमरे में आता है, तो लॉरा तुरंत बाहर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो उस पर चिल्लाता है और दरवाज़ा पीटता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अचानक छत पर बड़ी बड़ी चादरों से ढका एक बिस्तर दिखाई देता है और लॉरा चाबी के छेद से बात करती है, ये सोचकर कि जेम्स क्यों आया है। चादरें खुलती हैं और एक डरावना इंसान जैसा जीव दिखाई देता है, जिसकी नाक से जेम्स के चेहरे पर खून टपकता है, जैसे मैरी टपकती थी जब वो उसका नाम लेता है। वो जीव 4 हाथ बाहर निकालता है और उसे पकड़ लेता है और फिर अपना एक हाथ उसके मुंह में डाल देता है। जेम्स को सांस लेने में मुश्किल होती है, जबकि लॉरा उससे कहती है कि जब वो तैयार हो जाए तो वापस आ जाए। अचानक जेम्स जागता है और खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाता है। वो घबरा जाता है और एक डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो साइलेंट हिल के ब्रुकहेवन हॉस्पिटल में है। जब वो मैरी के बारे में पूछता है, तो एम कमरे में आता है और उससे कहता है कि उसे जाने देना चाहिए क्योंकि मैरी को मरे हुए कई महीने हो गए हैं। जेम्स अपनी यादों को समझने की कोशिश करते हुए बस रो सकता है। शाम को जेम्स को आखिरकार कुछ याद आ जाता है। जब मैरी रस्म के बाद अपार्टमेंट लौटी, तो जेम्स ने उससे कहा कि उन्हें जाना होगा और टनल में जो देखा था, उसी वजह से मैरी ने माना कि वो छोटी लड़की होने से ही कल्ट में थी और उसके पास कभी कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उसके पिता ने उसे मजबूर किया था। जब मैरी ने बताया कि जेम्स डरा हुआ है, तो वो उस पर चिल्लाया और उसके शरीर को हिलाया, ये कहते हुए कि वो बिल्कुल भी नहीं डरा है। मैरी ने उसे धक्का दिया और समझाया कि उसने कल्ट छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जेम्स ने उसका बचना खराब कर दिया। जब उसने उसे बस से उतारा, तो उसने उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, सबसे बुरे समय में भी। लेकिन जेम्स ने फिर भी ऐसा किया। बाहर निकलते समय उसने देखा कि खिड़कियों से कई चेहरे उसे देख रहे हैं। अभी एम दूसरे डॉक्टर को बताता है कि जब से जेम्स ने मैरी को खोया है, उसकी असलियत पर पकड़ और उसे वापस पाने की इच्छा खत्म हो गई है। फिर एम जेम्स को चेक करता है, उसे समझाता है कि साइलेंट हिल का डरावना वर्जन उसके दिमाग में है और अगर वो थेरेपी के लिए राजी नहीं हुआ, तो वो वहम उसे खत्म कर देगा। एम के कमरे से जाने के बाद जेम्स खिड़की से बाहर देखता है और सड़क पर मैरी जैसी दिखने वाली एक औरत को देखता है। पतंगे कांच पर उतरने लगते हैं और अलार्म बज जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल में एक बार फिर अंधेरा छा जाता है, अचानक जेम्स मारिया के बगल में आता है, जो उससे कहती है कि उन्हें साथ में निकल जाना चाहिए क्योंकि उसे मैरी नहीं मिली। जेम्स देखता है कि वो कितनी मैरी जैसी दिखती है और मारिया उसे किस करने लगती है, ये कहते हुए कि वे वहां साथ रह सकते हैं। हालांकि जेम्स बस चला जाता है और लिफ्ट में चढ़ जाता है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता, इसलिए वो उसके साथ आने का फैसला करती है। जैसे ही लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है, मारिया का चेहरा कभी कभी डरावना हो जाता है। आखिरकार लिफ्ट रुक जाती है और जेम्स एक कॉरिडोर में जाता है जो मैरी की बनाई गई सभी पेंटिंग्स से सजा हुआ है। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि यह एक भूल भुलैया है। मारिया उसका पीछा करती रहती है और जोर देती है कि उसे यह मान लेना चाहिए कि यह खत्म हो गया है, लेकिन जेम्स कहता है कि वो असली नहीं है और उसका सिर पकड़ने से पहले उसे एक रुकावट कहता है। लाइटें टिमटिमाने लगती है और मारिया दर्द से चीखती है क्योंकि पिरामिड हेड अपनी बड़ी तलवार से उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है।
जब मारिया पूरे फर्श पर खून से लथपथ हो जाती है तो जेम्स मुड़ता है और पिरामिड हेलमेट के नीचे अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। एक और फ्लैशबैक में नशे में धुत जेम्स अपनी कला से परेशान होकर अपना चेहरा देखने से बचने के लिए अपने पोर्ट्रेट पर पिरामिड बनाता है। ऐसा लगता है कि यह जीव उसके अपराध बोध का प्रतीक है। याद में अपार्टमेंट अचानक बदल जाता है और जेम्स को उसकी सारी मजेदार कला के साथ पानी में फेंक देता है। अचानक जेम्स किनारे पर आता है और पास में एक इमारत को जलता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। वो अंदर जाता है और लॉरा को ढूंढता है, जो इधर उधर भाग रही है और फर्नीचर के पीछे छिपी हुई है। जब वो आखिरकार बाहर निकलती है तो वो एक सेकंड के लिए मैरी का चेहरा लगा लेती है। वो जेम्स से सच याद रखने के लिए कहती है, इसलिए एक फ्लैशबैक में उसे मैरी की कब्र पर फूल छोड़ते हुए दिखाया जाता है। उसका पूरा नाम मैरी एंजेला लॉरा क्रेन है, जिसका मतलब है कि एंजेला, लॉरा और मारिया सभी जेम्स की कल्पना का हिस्सा हैं जो मैरी की पर्सनैलिटी के अलग अलग पहलुओं पर आधारित हैं। जेम्स आग लगे कॉरिडोर से भागता है और एक कमरे में जाता है जहां उसे एंजेला मिलती है। वो टूट रही है, जबकि दो डरावने हाथ उसके पैर पकड़ लेते हैं ताकि वो भाग न सके। ये दिखाता है कि मैरी को बचपन से अपने पिता से कितनी बुरी तरह बुरा बर्ताव मिला है। जब जेम्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो हाथ एंजेला को गद्दे से खींच लेते हैं और जेम्स भी छेद में गिर जाता है। बिस्तर एक मॉन्स्टर में बदल गया है जो मैरी के पिता जैसा दिखता है और एंजेला को अपनी गिरफ्त में रखे हुए है। जेम्स धीरे से उसका सिर सहलाता है और माफी मांगता है, जिससे उसमें आग लग जाती है और वो फट जाती है। खून से सने अवशेषों को घूरने के बाद जेम्स कमरे से बाहर निकलता है और कॉरिडोर के आखिर में मैरी को देखता है। वो सीढ़ियों से ऊपर उसका पीछा करता है जब तक वे छत तक नहीं पहुंच जाते। मैरी की बॉडी एक बिस्तर पर है, जिससे उसे वो समय याद आ जाता है जब वो ब्रेकअप के बाद साइलेंट हिल लौटा था। मैरी अपने पिता के पोषण की वजह से बहुत बीमार हो गई थी और उसके बचने का कोई चांस नहीं था। उसने जेम्स से रहम की भीख मांगी, इसलिए बहुत हिचकिचाहट के बाद जेम्स ने आग की छत पर रोते हुए उसे मारने के लिए उसके चेहरे पर तौलिया दबा दिया। जेम्स आखिरकार जाने देता है, इसलिए बिस्तर ऊपर तैरता है और पतंगे उसे घेर लेते हैं। चादरें खुल जाती हैं और मैरी का डरावना रूप दिखाई देता है, जो जेम्स को अपनी बाहों में तैरने देती है और उसे माफ करने के लिए गले लगाती है। फिर जेम्स नॉर्मल छत पर बॉडी के साथ फिर से आता है और यह सोचता है कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। जेम्स मैरी की बॉडी को अपनी कार में रखता है और पास की झील तक ड्राइव करता है। कार पानी में गिर जाती है और जेम्स सोचता है कि अगर वो खुद को डिलीट कर दे तो वे आखिरकार साथ हो सकते हैं। अचानक ट्रक फिर से आता है और जेम्स खुद को मैरी के साथ अपनी पहली मीटिंग में वापस पाता है। बस फिर से चली जाती है तो इस बार जेम्स उसे साइलेंट हिल वापस ले जाने के बजाय शहर तक ड्राइव करने का ऑफर देता है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।